नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज मुद्दा है कि 3 दिसंबर शुक्रवार के न्यूज़ में जाने लायक क्या था। देखिए, 3 दिसंबर यानी अभी यूपीएससी प्रीलिम्स को 6 महीने और 4 दिन बाकी है। तभी मौज में मत आ जाना कि अपने पास 6 महीने हैं, क्योंकि उसमें से आपने 2 महीने तो रिवीजन में जाएंगे, तो होते बचे कितने आपके पास? करीब 4 महीने हैं नया पढ़ने के लिए। सो डोंट वेस्ट टाइम, फोकस ऑन एग्जाम्स एंड स्टडीज़। खैर, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में है तो ज़्यादातर कल और आज समाचार क्या रहे होंगे? करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पॉलिटी। तो हम देखेंगे कि 2 दिसंबर गुरुवार और 3 दिसंबर शुक्रवार में जाने लायक चीज़ें क्या थी। राइट्स इश्यू ज़्यादा थे पॉलिटी में, मतलब ये सब रिप्रोडक्शन, बच्चा पैदा करने के लिए, एबॉर्शन एक्ट, बच्चा गिराने के लिए, इंटरनेट बैन, मैनुअल स्कैवेंजर्स, मीडिया रेगुलेटर और फिर कुछ इधर उधर के छिटपुट मुद्दे। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ऑफ ऑल असिस्टेड रिप्रोडक्शन एंड सरोगसी। सरोगसी का मतलब क्या है? पति पत्नी को बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो फिर तीसरी महिला के अंदर वो एम्ब्रियो गर्भाधान करा के फिर वो हो। पहले इसकी कंट्रोवर्सी चलती थी क्योंकि कुछ बड़े अमीर लोग पैसा देकर ये सब कर रहे थे, लेकिन असल में कुछ महिलाओं का शोषण हो रहा वगैरह। तो सरकार ने पूरी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए सरोगसी रेगुलेशन बिल 2019 बनाया था। उसमें बात ऐसी है कि केवल इंडियन मैरिड कपल आर अलाउड सरोगसी। भारतीय विवाहित युगल ही वो कर सकते हैं। तो जो विदेशों से लोग आते थे और फिर एक प्रकार से प्रेगनेंसी टूरिज्म और इंडियन वीमेन वेर एक्सप्लॉइटेड, वो सब पर रेगुलेशन की बात, लेकिन वो बिल अभी शायद पास नहीं हुआ। सरकार अभी एक नया बिल लेकर आई है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी नियंत्रण के लिए विधेयक। इसमें बात ऐसी है कि सरोगसी, तो उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिससे ये बांझपन, इनफर्टिलिटी को रोक के बच्चा पैदा किया जा सके? तो गैमेट डोनेशन, इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ वगैरह वगैरह। अब ये हर एक चीज़ का क्या मतलब होता है खुद से हम सर्च नहीं करेंगे, अगर कोई एक्सप्लेन सीरीज आएगी न्यूज़पेपर में तो देखेंगे। अब उसके सब सेलियंट फीचर मैंने दिए अंग्रेजी में, हिंदी में मैंने कुछ खास लिखा नहीं है। इसका कारण वेरी सिंपल, क्योंकि हिंदी में हम कोई चीज़ ज़्यादा कब लिखते हैं या समझते हैं? जब अगर मेंस में निबंध में उसको रिफ्लेक्ट करना हो। जबकि ये वाला मुद्दा ऐसा है कि ये जो बिल या कानून है मुझे मेंस में कम ही उपयोगी लगता है। उसका कारण ये कि 2015 टू 17 में एक ऐसा ट्रेंड था कि छोटे छोटे कानून के बारे में मेंस में पूछा जाए, लेकिन उसके बाद अब जो पूछा जाता है कोई भी कानून के बारे में, तो वो या तो बड़े कानून के बारे में पूछते हैं या फिर वो ऐसा कुछ पूछते हैं कि वो कानून के चलते फेडरलिज्म, जुडिशल इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, एनवायरनमेंट, उसको क्या प्रभाव होने वाला है। तो ये वाली चीज़ जो जहाँ पर कि जिनको बच्चा नहीं हो रहा है वो उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, ये कोई इतना बड़ा कानून नहीं है। व्हेन यू थिंक अबाउट फेडरलिज्म, जुडिशल इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, एनवायरनमेंट, ऑफकोर्स फ्रीडम कुछ दिखे, लेकिन ये तो इतनी चीज़ है। फ्रीडम में और भी बड़े मुद्दे हैं, इंटरनेट बैन एंड मैनी थिंग्स। तो कुल मिलाकर अगर मेंस में कुछ लिखने की नौबत आए तो वो इतनी आएगी कि महिला अधिकारों के लिए ज़रूरी है कि ये सब सरोगसी यानी ईआरटी वगैरह पर रेगुलेशन अच्छे से हो। क्योंकि ये असिस्टेड रिप्रोडक्शन में एक चीज़ होता है एग डोनेशन, लेकिन वो अगर बार बार किया जाए तो वो जो महिला है उसकी हेल्थ ख़राब होती है। तो एक महिला कितनी बार एग डोनेट कर सकती है, उसके कुछ कानून बने हैं। अब प्रश्न है कि हमको कैसे पता चले कौन सा कानून बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है? उसके लिए आपने क्या करना होगा, यू हैव टू एनालाइज प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, जो कि मैंने फ्री में अपलोड कर दिए। अब मेरी वेबसाइट पर जाए muna.org/मेंस, और उसमें ये सब मुद्दा पॉलिटी का किधर आता है, मेंस पेपर 2। तब यहाँ पर इसे क्लिक करें, टॉपिक वाइज सिंस न्यू सिलेबस 2013 से लेके 2020 तक जितने प्रश्न आए। अब मैं सब आपको इधर पढ़ने नहीं बैठूंगा क्योंकि उसमें टाइम जाएगा, और उस चीज़ को समझने के लिए भी ये ज़रूरी है कि पहले आपने सिलेबस कंप्लीट किया हो। सिलेबस कंप्लीट करो, और ये जितने प्रश्न पूछे गए पॉलिटी में अलग अलग कानून के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इन ऑल दिस ईयर्स टॉपिक वाइज मैंने दिए, आप आराम से इसे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा अच्छा ये वाली चीज़ तो छोटी है, इस टाइप के क्वेश्चन तो अब नहीं आ रहे हैं। अब जो आ रहे हैं वो बड़े बड़े फेडरलिज्म, जुडिशल इंडिपेंडेंस से को असर करने वाले बड़े कानूनों के बारे में पूछ रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली वन शुड थिंक एंड रिफ्लेक्ट। दूसरी बात, ये जितने प्रश्न हैं कम से कम आपने 3 बार पढ़ने चाहिए, लेकिन एक ही दिन में नहीं। ऐसा नहीं कि इसको रटना है, अभी पढ़ो, 2 महीने बाद आपने और करंट अफेयर्स पढ़े, फिर वापस यही प्रश्न देखो, फिर 2 महीने बाद वापस यही प्रश्न देखो, तो आपको और समझने में आने लगेगा
कि अच्छा ये वाली चीज़ तो इतनी काम की नहीं थी, ये वाली चीज़ ये ज़रूरी है वगैरह। अब फॉर एग्जांपल ये एक देखो, 2015 में पूछा गया कि अगर विसल ब्लोअर एक्ट में अमेंडमेंट किए जाएं देन देयर मे बी नो वन लेफ्ट टू प्रोटेक्ट। यानी कि कुछ नेगेटिव टोन में विसल ब्लोअर, पहले तो पता नहीं क्या है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में कुछ 2 नंबर के काम को हो रहे हैं और उसका एम्प्लॉई सरकार को या मीडिया को वो चीज़ को एक्सपोज करे, उसे हम कहते हैं विसल ब्लोअर। उसमें कानून में कुछ सुधार हो रहे थे, लेकिन वो ऐसे थे कि उसमें असल में विसल ब्लोअर का खराब हो जाए, उस पर समीक्षा कीजिए, ऐसा उसने 2015 में पूछा। तो असल में सोचा जाए तो ये क्या छोटा मुद्दा है, एक दिस बात इतना बड़ा नहीं है। तो ऐसा वो ट्रेंड था 2015 टू 19 में कि आर्बिट्रेशन एक्ट में क्या हो रहा है, ये वाले एक्ट में क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद नए नए आप प्रश्न देखें तो उसमें दे आर आस्किंग मच वाइडेस्ट थिंग्स। वो आप उसको समझ पाएंगे जब आपने सिलेबस कंप्लीट किया और बार बार उन प्रश्नों को देखा। खैर, तो कुल मिलाकर ये जो था असिस्टेड रिप्रोडक्शन वाला, सेलियंट फीचर मैंने अंग्रेजी में लिखे फॉर एमसीक्यू पर्पस इन प्रीलिम्स, मीन्स में बहुत मुझे उपयोगी काम नहीं लगता। फिर भी जाने लायक चीज़ों में क्या, ये वाला जो बिल है वो मैरिड कपल, लिव इन पार्टनर, सिंगल वीमेन, फॉरेनर सबको उपलब्ध है। कुछ ऑपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि एलजीबीटी को क्यों उपलब्ध नहीं है, तो मिनिस्टर ने कहा उनको भी उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है। दूसरा कि ऐसा ये सब आईवीएफ ट्रीटमेंट से अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, मान लीजिए एक महिला ने एग्स डोनेट किए जिससे वो मैरिड कपल को बच्चा पैदा हुआ, तो ऐसे बच्चे को भी वो सारे अधिकार होंगे जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड को होते हैं, यानी उसको मिलकर प्रॉपर्टी में वो विरासत मिल सके सब। दूसरा, जिसने डोनेट कर दिया अपना स्पर्म या एग, उसका उस बच्चे पर कोई अधिकार नहीं होगा। फिर ऐसे सब क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन के लिए एक रजिस्ट्रेशन बॉडी बनाई जाएगी जिसका बॉस होगा कोई जॉइंट सेक्रेटरी, मतलब आईएएस रैंक का कोई ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट से होगा। फिर वो ऐसा जो भी क्लिनिक होगा उसने लिखित में अनुमति लेनी होगी सभी पार्टियों की, फिर वो काम कर सकता है। ये जो महिला एग डोनेट करती है, मैंने आपको बताया उसमें सब जोखिम रहते हैं। कुछ ऐसे भी केस आए थे कि बार बार ऐसा करवाने पर ढेर सारा पैसा तो दिया लेकिन वो महिला फिर मर गई थी। तो इंश्योरेंस कवरेज उन फीमेल डोनर का किया जाएगा। फिर प्रश्न, ऐसा फीमेल एग कौन डोनेट कर सकता है, ये महिला अंडदान कौन कर सकता है? तो कानून में ऐसा लिखा है, मैरिड वुमन जिसका एक बच्चा जिंदा है और उसकी कम से कम उम्र 3 साल है, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार एग डोनेट कर सकती है। और ऐसा डोनेशन के वक्त उसकी बॉडी में से 7 से ज़्यादा एग्स न निकाले जाए। अब इस पर भी कुछ क्रिटिक्स विरोध कर रहे हैं कि ऐसा क्यों लिखा कि मैरिड वीमेन, अगर सिंगल वीमेन भी एक एग डोनेट करना चाहे तो उसको करने देना चाहिए। तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? मैंने आपको बताया इसमें कुछ जोखिम रहते हैं, जब भी वो ये सर्जरी ऑपरेशन या प्रोसेस की जाए तब उसमें कुछ ऐसा हो कि उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही डैमेज हो जाए और बाद में वो डोनर महिला खुद अपना बच्चा भविष्य में पैदा नहीं कर सके। तो शायद सरकार ऐसा नहीं चाहती, इसलिए शर्त रखिए कि जिसका पहले से ही 3 साल का बच्चा हो ऐसी महिला, और वो भी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार करे, ताकि इसकी इंडस्ट्री नहीं बननी चाहिए, ये रोज़गार नहीं बनना चाहिए कि कोई महिला हर साल हर महीने ये करती रहे, क्योंकि उसकी हेल्थ खराब होगी उसमें। फिर ये कहा कि क्लिनिक एक से ज़्यादा पुरुषों के सीमेन या एक से ज़्यादा महिलाओं के एग को मिक्सिंग अप करके कोई नया प्रोसेस नहीं कर सकती। आगे आपने कहीं साइंस टेक में पढ़ा होगा, यूके ब्रिटेन में 3 पेरेंट बेबी है। 3 पेरेंट बेबी ऐसा कि कुछ मिटोकॉन्ड्रिया कणाभ सूत्र है वो सेल में होता है, वो ऑक्सीजन का पावर हाउस माना जाता है। उसके जेनेटिक डिसीज से बचाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं मदर, फादर, और जो मदर है उसके एग के अंदर वो कुछ डीएनए चेंज करके तीसरी डोनर महिला का डालो, और फिर 3, मतलब एक बाप और 2 माँ ऐसा कंबाइन करके एम्ब्रियो बने ताकि उसको मिटोकॉन्ड्रिया वाला वो जेनेटिक डिजीज ना हो। लेकिन भारत में ऐसी 3 पेरेंट बेबी वाली चीज़ को अनुमति नहीं दी गई। शायद उनको डर होगा वो सबसे यूजेनिक्स और वो नए नए एथिकल आयाम। एनीवेज, एंड लास्टली, ये सब चीज़ किसको मिलेगी, एआरटी सर्विस किसको मिलेगी? तो मैंने ये क्लिकबेट जो थंबनेल बनाया वो ऐसा क्यों बनाया, तो एसआरके को नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी उम्र कितनी, करीब 56 ईयर्स है। और ये कानून में ऐसा लिखा है कि ऐसा जो बच्चा पैदा करने वाली किसको मिलेगा, तो जो पुरुष है उसकी उम्र 55 से कम होनी चाहिए, इसकी 56 है, और उसकी वाइफ गौरी खान उसकी उम्र शायद 51 ईयर्स है, तो इधर महिला की उम्र 50 ईयर्स से कम होनी चाहिए। और लीगल एज ऑफ मैरिज कम से कम होनी चाहिए, मतलब 21, और महिलाओं के लिए 18। अब सोचो बूढ़े लोग
ये सब साइंस टेक्नोलॉजी तो दिल बहलाने के लिए और बच्चे पैदा करते रहे, लेकिन वो खुद बच्चा कॉलेज में आया उससे पहले उसका पिता का देहांत हो गया, देन दैट इज़ नॉट अ पॉजिटिव थिंग, इसलिए ऐसा सब किया होगा। फिर उसके आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट सब लिखा, लेकिन मैंने आपको बताया मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई बहुत काम की चीज़ नहीं लगती। एंड दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन प्रीवियस एनालिसिस। भविष्य में हो भी सकता है कि कोचिंग वालों की कमर तोड़ने के लिए यूपीएससी पूछ भी ले, तो मैं उस वक्त स्वीकार करूंगा कि मेरी हार हुई थी। आगे मेंस पेपर 2 में एक मुद्दा है कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, भारत और अमेरिका का संविधान और कुछ चीज़ें। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब हो सकती है? 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी का गर्भपात एबॉर्शन हो सकता है। इन स्पेशल केसेस की लगे कोई जेनेटिक डिजीज होगा बच्चे को जिसका कोई इलाज नहीं है, या फिर कि वो रेप विक्टिम थी और ऐसे सब प्रॉब्लम में। अब ये तो चल रहा था, अमेरिका के टेक्सास राज्य ने ऐसा कानून बनाया कि 15 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी का एबॉर्शन नहीं हो सकता, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उधर भी जिरत चल रही है। तो इसमें हमें थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्या करना है मीन्स पेपर 2 में। या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने प्रश्न पूछा, वो ऐसा लगता है कि उसको वो टेक्सास का जो कंजर्वेटिव लॉ है कि 15 हफ्ते के बाद अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए, नहीं अनुमति होनी चाहिए, उसको वो जैसे कि सपोर्ट कर रहा है। वो ऐसा पूछ रहा है कि यदि को महिला को गर्भपात करवाना है तो 15 हफ्ते में वो डिसीजन ले सकती है, उसके बाद रुकने की क्या जरूरत है? आप ऐसी क्यों मांग करें कि 20 वीक एंड 24 वीक की भी परमिशन होनी चाहिए? लेकिन आप सोचिए वो होनी चाहिए परमिशन, जो भारत सरकार ने किया वो बेहतर है, क्योंकि कोई ऐसी गंभीर बीमारी बाद में पता चले कि जब 24 वीक पर भी अबॉर्शन करना पड़े, या सपोज कोई ऐसी बलात्कार पीड़िता हो जिसका किडनैपिंग हुआ हो और वो तो बाद में ही पुलिस उसे छुड़ा पाई हो, तो 15 हफ्ते वाली चीज़ वो ठीक नहीं होगी। तो कुल मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सिस्टम में अप्रिसिएशन क्या है भारत का? अमेरिका में ये जो पूरी लीगल सिस्टम है वो शायद रूढ़िवादी ईसाई मूल्यों से ज़्यादा प्रभावित है। कंजर्वेटिव क्रिश्चियन वैल्यूज सीम टू बी डोमिनेटिंग मोर देयर लॉ मेकिंग एंड जुडिशियल डिस्कोर्स, जबकि भारत में अपनी जो ये लॉ मेकिंग सिस्टम वो रिलेटिवली ज़्यादा सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष लगती है। फिर आगे बढ़ते हैं पॉलिटी राइट्स इश्यू में। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप लिख बोल नहीं पाएंगे अगर इंटरनेट पर बैन लग जाए। सरकार इंटरनेट पर बैन क्यों लगा सकती है? टेलीग्राफ एक्ट में पावर है कि पब्लिक सेफ्टी पब्लिक इमरजेंसी के लिए ऐसा किया जा सके, लेकिन पार्लियामेंट की एक कमेटी ने पाया कि ये जो दो वर्ड्स हैं पब्लिक सेफ्टी जन सुरक्षा और पब्लिक इमरजेंसी जन आपात काल, वो स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय दैट। तो कई बार सामान्य किस्म के भी मामलों में कि जहाँ पर दो गुट में हिंदू मुस्लिम या सम अदर कास्ट एंड कम्युनिटी तनाव चल रहा है, उसके दो लीडर को अरेस्ट कर ले तो भी खेल खत्म हो जाए, लेकिन पुलिस और पॉलिटिशियंस को वो करवाना नहीं कि इसको चलते रहने दो और खाली दिखाने के लिए इंटरनेट बैन करते रहो। असल में उससे नुकसान किसका होता है? स्टूडेंट्स का। कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है नौकरी का, एडमिशन का, या व्यापारियों का जिनको ये सब ऑनलाइन ट्रेडिंग में अपना सामान बेचना है या कुछ बिजनेस, तो उनको काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए इस पर ज़्यादा सख्ती हो, बेहतरी हो, ऐसा सजेशन दिया गया है। फिर राइट्स इश्यू में मानव तस्करी ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, तो उसका ड्राफ्ट बिल है। अब उसमें क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि उसमें ज़्यादा एजुकेशन वोकेशन की बात नहीं है। खैर अभी और आएगा तो हम पढ़ेंगे, अभी तो बहुत मुद्दा जोरदार इसमें दिए नहीं है। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट को स्कैवेंजिंग सर पर मैला ढोने वाली चीज़ को प्रतिबंधित करने के लिए 2013 में कानून बना था। अभी राज्यसभा में सरकार ने कुछ जवाब दिया है कि ज़्यादातर मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम शेड्यूल कास्ट द्वारा होता है और उनकी मदद के लिए सरकारी योजनाएं जैसे इनको 40,000 रुपये दिए जाएं, स्किल की ट्रेनिंग दी जाए, स्किल ट्रेनिंग ले रहा है तब 3,000 रुपये का हर महीने स्टाइपेंड मिले, और अलग से उसको कुछ बिजनेस शुरू करना है तो इसके लिए 5 लाख तक की लोन और उस पर सब्सिडी के प्रावधान। फिर आगे बढ़ते पॉलिटी कम्युनिकेशन, तो प्रिंटेड न्यूज़पेपर को रेगुलेट करने के लिए कौन है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी अलग कानून से बनी है। उसके सामने ये जो न्यूज़ आते हैं टीवी में इंटरनेट पे, उसको रेगुलेट करने के लिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी NBSA, जो असल में सरकार ने नहीं बनाई, वो सेल्फ रेगुलेटरी सब टीवी चैनल वालों ने मिल के बनाई है। अब पार्लियामेंट की कमेटी ने पाया कि दोनों में से एक भी प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहा है। सब बहुत प्रॉब्लम्स है। कौन कौन से? पेड न्यूज़, फेक न्यूज़, TRP मैनिपुलेशन, मीडिया ट्रायल, सेंसेशनलाइजेशन, सनसनीखेज बनाना, बायस रिपोर्टिंग, एक तरफ पक्षपाती रूप से मामले को दिखाना। तो ये बोल के अब सरकार ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन स्थायी समिति संचार के बारे में,
वो ये कह रही है कि एक नया स्टैट्यूटरी बॉडी बने जिसका नाम हो मीडिया काउंसिल, जो कि प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म तीनों के ऊपर रेगुलेट करे। तो मेंस पेपर 2 जहाँ स्टैट्यूटरी बॉडीज़, और मेंस पेपर 4 जहाँ पर ये सब एथिक्स और राइट टू फ्रीडम की बात हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो, तो सोचने के मुद्दे। एथिक्स का ही नाम लिया तो पेज 8 उस पर कुछ था। सोशियोलॉजी की किताब में ऐसा लिखा है कि सिख विरोधी दंगे उस वक़्त दिल्ली में हुए थे और कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और अभी 2002 में जो गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे हुए उसमें बीजेपी की सरकार थी। ऐसा सोशियोलॉजी की किताब में है। अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम में एमसीक्यू पूछा गया कि जो एंटी मुस्लिम दंगे 2002 में गुजरात में हुए तो उस वक़्त किसकी राज्य सरकार थी, कांग्रेस की, बीजेपी की, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन। तो स्वाभाविक हंगामा होगा। हंगामे के बाद सीबीएसई ने ऐसा कहा कि हम ये प्रश्न ही परीक्षा से हटा देंगे और जिसने ये प्रश्न सेट किया है उस टीचर या प्रोफेसर के खिलाफ हम लोग एक्शन भी लेंगे, क्योंकि पेपर सेटर को सीबीएसई गाइडलाइन देती है कि आप जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं वो एकेडमिक वाला होना चाहिए। मतलब ऐसे प्रश्न न पूछे जाए जिसमें फालतू में, अब फालतू तो मैं बोलता हूँ, अब जो मेंस में लिख रहे हैं तो आपने ये बोलना है अनावश्यक रूप से लोगों की सामाजिक और राजनीतिक भावनाएं आहत हो, ऐसे सब सवाल नहीं पूछने चाहिए। डू नॉट आस्क क्वेश्चन दैट कैन हार्म द सोशल और पॉलिटिकल फीलिंग्स ऑफ पीपल। तो इसने वो किया है इसलिए एक्शन लेंगे वगैरह। अब 2 दिन से कॉलम चल रहे हैं, हमको सोचना समझना क्या है? सोचना समझना ये है कि देखिए हर स्टेक होल्डर का इस पर देखना अलग हो सकता है। स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट, उनकी सोच अलग हो सकती है। देशभक्त यूट्यूबर्स की सोच अलग हो सकती है, उनको पेज व्यूज़ चाहिए। एंटी मोदी वाले स्टैंड अप कॉमेडियंस और ट्विटर वाले, उनकी सोच अलग हो सकती है, उनको पेज व्यूज़ चाहिए। हमारा पेज व्यू नहीं, हमारा दिमाग में क्या होना चाहिए? एज आईएएस ऑफिसर व्हाट शुड बी द अप्रोच? देखिए सीबीएसई का चेयरमैन यूजुअली आईएएस ऑफिसर होता है, तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए? दैट वी हैव टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट फॉर मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। तो सोचिए, इससे पहले भी यूपीएससी की सीएपीएफ एग्जाम में ऐसा एक विवादित प्रश्न पूछा था कि वेस्ट बंगाल में पोल वायलेंस हो रहा है और उस सब में सब ममता बनर्जी सरकार का खराब दिखे, शायद ऐसा कुछ टोन था। उस वक्त भी हंगामा हुआ था, लेकिन यूपीएससी ने वो प्रश्न नहीं हटाया। यूपीएससी ने एक्नॉलेज भी नहीं किया कि ऐसा लोग हंगामा कर रहे हैं और हम नहीं हटाने वाले, मतलब कुछ भी बोला ही नहीं। ऐसा क्यों किया होगा? अब हो सकता है कि रियल लाइफ में यूपीएससी चेयरमैन ने उस पर्टिकुलर प्रोफेसर को बाद में कहा होगा कि भविष्य में ऐसा सब कंट्रोवर्शियल मत पूछना, लेकिन बाहर सोशल मीडिया में आके वो सब बोल नहीं रहे कि मैंने ऐसा किया या ऐसा करवाया। क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया में एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे हर एक हंगामे को, तो वो जितने भी एक्टिविस्ट, प्रोटेस्टर, टाइम पास कॉलमनिस्ट हैं उनके और मजा आ जाएगा और वो कंटिन्यूसली आपको एंगेज करते रहेंगे। तो आप किसी संस्था के चेयरमैन हैं तो आपका जो प्रोडक्टिव काम लगना चाहिए, नया जो अपने ऑफिस के काम है, उसकी जगह इनको एड्रेस करने में बिगड़ जाए। इसलिए एक तो आईएएस ऑफिसर की हमेशा एक सबसे पहले ये होनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करूं। सोशल मीडिया में जाके उसका ज़्यादा जस्टिफिकेशन और वो सब करने में मज़ा नहीं है। वो तो वैसे भी आप समझिए एक कंट्रोवर्सी होती है, कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे। जब कुछ नया मामला आ जाएगा तो मीडिया विल फॉरगेट अबाउट द प्रीवियस थिंग। इसलिए जो भी काम करना है आईएएस ने, वो बिहाइंड द कर्टेन करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बीटिंग द ड्रम कि हाँ हम वो कर रहे हैं और देखो हम ये कर रहे हैं वगैरह। क्योंकि जब आप ऐसा ढिंडोरा पीटते हैं तो स्टूडेंट्स को भी ये लगता है और पेरेंट्स को भी कि अच्छा ये तो ऐसा मुद्दा है जो भविष्य में नहीं पूछना चाहिए, या ये तो एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। तो वो सब चीज़ आप समझते हैं डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं कि ये दंगे हुए थे नहीं हुए थे हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मतलब सीपीएसई तो पूछने ही वाले नहीं है। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। और क्या, मैंने आपको बताया कि देशभक्त यूट्यूबर और एंटी मोदी स्टैंड अप कॉमेडियन के पर्सपेक्टिव हमको नहीं देखने। हमने सीबीएसई चेयरमैन जो आईएएस ऑफिसर हो उसका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए? सिविल सर्वेंट, उसने हमेशा क्या करना है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन ठीक ठाक तरीके से काम करता रहे एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, डेमोक्रेटिक वैल्यू, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इम्पार्शियलिटी, वो जितने वैल्यूज़ हैं आपको सिलेबस में दिए हैं एथिक्स के, सब छाप दो। साथ ही साथ उसने हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि उसका ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में ना आए। पॉजिटिव न्यूज़ के लिए भी नहीं आना चाहिए और नेगेटिव न्यूज़ के लिए भी नहीं आना चाहिए।
अब आप सोचे पॉजिटिव न्यूज़ में नहीं आना चाहिए, आप क्या उल्टी बात कर रहे हैं। मित्रों, आगे भी हमने कुछ केस स्टडी देखी थी कि जब ये आईएएस आईपीएस खुद ज़्यादा फेमस हो जाते हैं सोशल मीडिया में, तो मिनिस्टरों को अच्छा नहीं लगता कि ये हमसे ज़्यादा फेमस क्यों है, जनता हमको क्यों नहीं पूछ रही है, और फिर ऐसे आईएएस की कहीं और तबादला कर दी जाती है। सो इवन फॉर पॉजिटिव मैंने करवाया, ऐसा कोई प्रशंसा और रॉयल एंट्री से बचना चाहिए। नाउ ये जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह चलते हैं, तो केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड सच। हम ऐसे मामलों में जाए ही क्योंकि जिससे अपना टाइम और रिसोर्सेज बर्बाद हो। तो इसलिए जो एकेडमिक टाइप के प्रश्न हैं वो पूछे जाने चाहिए। जब भी कोई ऑफिसर सोशल मीडिया में ज़्यादा हीरो बन जाता है, तो हो सकता है कि सामने दूसरी विपक्ष वाले लोग उसको हीरो से नीचे गिराने की कोशिश करें। अगर आपको याद हो, ये आयरन खान वाले केस में वो जो आईआरएस ऑफिसर था, तो शुरू शुरू में बहुत प्रोजेक्ट हुआ, ही इज़ द हीरो, तो फिर उसी के सामने गले मुर्दे सब उठाए जा रहे हैं कि उसके पिता का धर्म तो मुस्लिम था, तो उसका एससी सर्टिफिकेट गलत है, और वो मॉरिशस ट्रिप पे गया था, फेसबुक पे फोटो डाले, तो उसके पास इतना पैसा किधर से आया, एंड सो फॉर्थ। अब ऐसे सब सिचुएशन हो जाए, मड स्लिंगिंग स्टार्ट्स गोइंग ऑन। कुछ बार ऐसा हो कि आपने किसी और अच्छे काम के लिए कुछ ग्रे एरिया में काम किया हो, बट देन ऑल्सो यू हैव टू गो एंड सीक फेवर्स फ्रॉम अनदर सेट ऑफ पॉलिटिशियन, और फिर वो पॉलिटिशियन आपको बचा तो ले, लेकिन फिर आपसे भविष्य में वो और 2 नंबर के काम करवाए। इसलिए ऐसे मामलों में वन शुड अवॉइड कंट्रोवर्सी इन द फर्स्ट प्लेस। दूसरा, हाउ टू प्रिवेंट कंट्रोवर्सी इन फ्यूचर। अगर आप ऐसा सोचते हैं, अच्छा तो नेक्स्ट टाइम कंट्रोवर्सी हो ही नहीं, इसलिए मैं खुद सारे के सारे सीबीएसई पेपर्स को पढ़ूंगा फिर अप्रूव करूंगा, 1 से लेके 12 स्टैंडर्ड की जो परीक्षा है। तब सोचिए, अगर आप वो क्लर्कगिरी करेंगे कि सारे के सारे पेपर आप खुद अप्रूव करेंगे एक एक एमसीक्यू पढ़ के, तो आप बाकी के काम कब करेंगे। तो आईएएस का काम है खुद काम नहीं करना, उसने काम डेलीगेट करना होता है। तो आपने दूसरे प्रोफेशनल कंपेटेंट सबॉर्डिनेट स्टाफ को या प्रोफेसर टीचर को वो काम सौंपना चाहिए जिन पर आपको विश्वास है कि ये आदमी कंट्रोवर्सी नहीं करवाएगा। सो दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड। एथिक्स में और भी, सोशल मीडिया में फेक कोटेशन। जब भी विवाद में बेवकूफ़ आदमी हारने लगता है, तो वो क्या करेगा, मार्क ट्वेन और कोई अब्राहम लिंकन या किसी का फोटो चिपका के नीचे कोटेशन डाल देगा जो असल में उसने दिया ही ना हो। जैसे कि इवांका ट्रंप ने एक ऐसा कोटेशन डाला, इफ फैक्ट्स डू नॉट सपोर्ट द थियरी देन चेंज द फैक्ट, ऐसा आइंस्टाइन ने कहा। अगर कोई थियरी दी जाए, मान लीजिए थियरी दी जाए कि अमेरिका में सारे जो प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो मैक्सिकन माइग्रेंट वर्कर्स के चलते हैं, ऐसी थियरी दी जाए, लेकिन अगर आप फैक्ट्स देखने पड़े तो कि वो तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए, हमने वो फैक्ट ही चेंज कर देना है, उसकी जगह ये बोलना शुरू करो कि माइग्रेंट वर्कर्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये सब जो चल रहा है उसके चलते ये प्रॉपर डिस्कोर्स जो होना चाहिए सोशल मीडिया में अबाउट द थिंग्स, वो नहीं हो रहा है, फेक न्यूज़ फेक कोटेशन की प्रॉब्लम है। एथिक्स में एम्पैथी फॉर द एचआईवी पेशेंट। तो ब्रिटिश सेना में एचआईवी संक्रमित लोग को भी नौकरी मिल सकती है अगर उसके शरीर में वायरस की मात्रा कम हो। फिर पिछले 2 दिन के अंदर अलग अलग कॉलम जो थे, बैटल ऑफ एबरडीन, वो अंडमान आइलैंड में ब्रिटिश हुकूमत और आदिवासियों के बीच हुआ था, और उसमें एक दूधनाथ तिवारी नाम का फरार मुजरिम था जो जेल से भागा था, लेकिन उसने फिर चुगली कर दी कि ये आदिवासी लोग आपके खिलाफ करने वाले, तो ब्रिटिशरों ने उन सब 1500 लोगों को मार दिया था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वैसे तो मैंने आपको बताया था वो चलते ही रहता है, हर बार काम का नहीं, लेकिन इस बार कुछ जाने लायक चीज़ें हैं तो वो देख लेते हैं। वो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि असल में गुजरात और महाराष्ट्र में कुपोषण की समस्या मध्य प्रदेश से ज़्यादा बढ़ रही है। इससे हमें क्या समझने को मिलता है, आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो अपने आप मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं ला सकता है अगर रिच और पुअर की खाई हो। सर पेट्रोलियम रिफाइनरी रिलायंस की हो या अदानी का बड़ा पोर्ट हो, उससे अरबों रुपए का जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू राज्य उत्पादन हो रहा हो, दैट डज नॉट मीन कि घी दूध की नदियाँ हर एक गरीब के लिए बह रही है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये गुजरात महाराष्ट्र में क्यों कुपोषण हो सकता है। वैसे तो आर्थिक खुशहाली है, तब सोचिए बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, अब वो इतने भी गरीब नहीं है कि बीपीएल वाली स्कीम का फ़ायदा मिले, और ना ही वो इतने अमीर हैं कि वो खुद से कुछ काजू बादाम खरीद के खा सके। तो सरकार ने उसका एक्नॉलेज करना चाहिए, और उस हिसाब से ऐसा जो बीच का पोर्शन है लोगों का, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उनको एड्रेस किया जाए। और दूसरा, लोग अगर अमीर है तो इसका मतलब नहीं कि माल न्यूट्रिशन नहीं होगा।
अमीर को भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है अगर वो फास्ट फूड खा रहा है या इंस्टाग्राम डाइटिंग के चक्कर में चीज़ें नहीं खा रहा है। उसके बाद सब इकोनॉमी के समाचार, एडीबी ने लोन लिया, वो सब बॉल बाय बॉल कॉमेडी नॉट इम्पॉर्टेंट। स्पोर्ट्स मी टू डिप्लोमेसी, कुल मिलाकर बात ऐसी है कि चीन ने ये सब विंटर ओलंपिक्स और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ढेर सारा पैसा खर्च किया है, लेकिन अभी इंटरनेशनल वीमेन टेनिस एसोसिएशन ने बोला कि हम बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि वो याद करो चीन की एक टेनिस खिलाड़ी ने बोला मेरे साथ रेप हुआ था चीन के वाइस प्रीमियर द्वारा, और उसके बाद से वो टेनिस महिला को चीनी सरकार ने लापता कर दिया है। तो मतलब ये सब क्या, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, जिससे अमेरिका और यूरोपीय देश दबाव बना रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए अगर ऐसे सभी संगठन बॉयकॉट शुरू करें तो चीन ने विंटर ओलंपिक्स और फ्यूचर में जो भी स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट किया वो बर्बाद हो जाएगा। सो लाइक दैट दे विल फ्लेक्स द डिप्लोमेसी। यूजीसी एक कॉमन टेस्ट रखेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, अपने लिए ये सब बहुत काम करने। फिर ढेर सारी कॉलम चली थी, अब खास तो मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, लेकिन आप इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए पढ़ सकते हैं। यूएन के अंदर जनरल असेंबली में 193 मेंबर बैठ के चर्चा विवाद करेंगे, तो उसमें अफगानिस्तान और म्यांमार के लोग आ नहीं पाएंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की एक क्रेडेंशियल कमेटी होती है, वो तय करती है कि कौन आकर किस देश को रिप्रेजेंट करेगा वो यूएन जनरल असेंबली सामान्य सभा की सम्मेलन में। तो अफगानिस्तान के तालिबान और म्यांमार के मिलिट्री तानाशाहों को वो इसकी मंजूरी नहीं देने वाले, मतलब गजब बेइज्जती हो रही है उनकी। फिर इकोनॉमी में वैसे कुछ खास नहीं था। एक मामला ऐसा चल रहा है कि पेट्रोल डीजल पर भी जीएसटी लगना चाहिए। अभी जो केंद्र सरकार का एक्साइज और राज्य सरकार का वैट है वो नहीं लगना चाहिए। केरला हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, अब जजमेंट आएगा तो हम देखेंगे। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, अब उसमें भी थॉमस पिकेटी नाम के एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने दूसरे सब लोगों के साथ मिलकर लिखा। कुछ आंकड़े मेंस बोल बच्चन के लिए याद रखने क्या, दुनिया के 60 to 80% संपत्ति, वेल्थ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, 60 to 80% ऑफ दैट वो 10% अमीरों के कब्जे में है, जबकि गरीब के पास दुनिया की 5% वेल्थ भी नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, वो सब है। फिर ये सब अलग अलग क्रिप्टो करेंसी की रोना धोना चलते रहता है। आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा नाम क्या है, बिटकॉइन। अब एक और क्रिप्टो करेंसी है ओमिक्रॉन, जिसको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन बीच में ओमिक्रॉन वेरिएंट आया तो पागल लोग सब उसको खरीदना शुरू कर दिए। तो $70 में वो बिकती थी, $700 की हो गई। तो इसका मतलब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, ये तो पागलपन है। कल अगर ये बड़े खिलाड़ी एग्जिट कर जाएंगे तो वापस गिर जाएगा, तो छोटा आदमी जो निवेश कर रहा है उसका पैसा डूबने वाला है। सो देयरफॉर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड। फिर जीपीएससी परीक्षा के लिए गुजरात का क्या डेटा है वो आरबीआई रिपोर्ट में कुछ आया। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग यू कैन मेमोराइज दैट। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।